कार्यक्रम में स्वागत है। अपने परिपाटी के अनुसार हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत इग्नू के कुलगीत से करेंगे। तो संजय जी से अनुरोध है कि इग्नू के कुलगीत द्वारा कार्यक्रम आरंभ करें। बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, जी सर। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ठीक ठीक ठीक। और आपकी आवाज नहीं आ रही। बंद नहीं होगा, बंद करो ना। वो ऑडियो नहीं है। मुझे लगता है कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम लोग इग्नू का कुलगीत नहीं चला पा रहे नहीं, हैं। अभी अभी वो कर रहा है। जी वो सर। केवल ऑडियो चलाने के लिए मैंने कहा है, वीडियो चलाने से वो समस्या आ रही है, तो ऑडियो चलाएंगे। ये जन जन का विश्वविद्यालय, ये जन जन का। आवाज फिर बंद हो गई। आवाज फिर बंद हो गई। एक बार फिर हम प्रयास करते हैं। वो नेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, जिसके कारण ये गड़बड़ी हो रही है। तो एक बार मैंने फोन से उनको चलाने के लिए कहा है। सुशील, मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। वो कुछ नेट का इशू हो रहा है यहाँ पे, तो मैंने कहा कि फोन से ही चलाओ। ठीक तो है सर। फोन से वो चलाएंगे।
फोन से क्यों नहीं कर रहे हो? फोन से विश्वविद्यालय सरल सुगम शिक्षा का आलय जन जन का विश्वविद्यालय। तुम्हारा फोन आ गया। चलो छोड़ दो, हो गया। माफ कीजिएगा, हम लोग तकनीकी समस्या जो है उस तकनीकी समस्या से पार नहीं पा रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं इसके लिए कि हम अपना कुलगीत प्रस्तुत नहीं कर सके। तो मैं सुशील जी से अनुरोध करता हूं कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी सर, मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम में। जैसा कि हम सबको पता ही है कि सारा भारत और भारत के बाहर भी रहने वाले भारतवासी भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और स्वाधीनता संग्राम तथा प्रवासी अध्ययन केंद्र ने यह निश्चय किया कि हम 75 कार्यक्रम करेंगे। और हमारा बड़ा ही सौभाग्य रहा कि 50वां कार्यक्रम हमने प्रत्यक्ष आयोजित किया, और उसमें काफी भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। काफी सफल कार्यक्रम रहा हमारा। अब आज हम उसकी 91वीं पावदान पर खड़े हैं, और अब हमने यह निर्णय किया है कि हम ऑनलाइन और संभव हो सकेगा तो कुछ कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप से भी आयोजित करने का प्रयास करेंगे। हमारा आज परम सौभाग्य है कि मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ विख्यात साहित्यकार विद्वान आदरणीय श्री कमल किशोर गोयनका जी उपस्थित हैं। सर, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मैं अपने विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, माननीय समकुलपति महोदय और अन्य निदेशकों का भी स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और अब बिल्कुल भी विलंब न करते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। आज प्रारंभिक वक्तव्य देने के लिए हमारे साथ आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। सर, आपको भी नमस्कार करते हुए, आपका स्वागत करते हुए मैं आपको प्रारंभिक वक्तव्य के लिए विनम्र निवेदन करता हूं। मुझे सिर्फ प्रारंभिक वक्तव्य ही नहीं देना है, मुझे आदरणीय गोयनका जी का स्वागत भी करना है, उसमें शामिल है। आज के इस कार्यक्रम में अमृत महोत्सव का जो ये कार्यक्रम है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विश्वविद्यालय के आग्रह का मान रखते हुए हम लोगों के बीच उपस्थित हैं आदरणीय प्रोफेसर कमल किशोर गोयनका जी, हमारे विश्वविद्यालय के समकुलपति और हम सबके आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम जी, देश भर से हमारे क्षेत्रीय केंद्रों से साथी जुड़े हुए हैं, आप सब सभी विद्यापीठों से निदेशक शिक्षक जुड़े हैं, और हमारे माननीय कुलपति जी जहां भी होते हैं जरूर वो किसी न किसी माध्यम से इसे जरूर देखते हैं, सुनते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो माननीय कुलपति जी को भी मैं याद कर रहा हूं इस अवसर पर। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा आदरणीय गोयनका जी का। और एक प्राध्यापक का उन्होंने सुदीर्घ जीवन जिया, बहुत यशस्वी जीवन जिया, केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष रहे, संस्कृति मंत्रालय की तमाम विशिष्ट समितियों के सदस्य रहे, बहुत सारी चीजों में रहे, लेकिन मेरे लिए उनका यह परिचय नहीं है। मेरे लिए उनका परिचय यह है कि जब मैं प्रेमचंद का नाम लेता हूं तो गोयनका जी भी साथ साथ याद आते हैं। अगर प्रेमचंद पर कोई काम कर रहा है देश में विदेश में, तो वो कमल किशोर गोयनका के बिना कर नहीं सकता है। उन्होंने पूरा जीवन प्रेमचंद को दे दिया, पूरा जीवन उनका प्रेमचंदमय हो गया। ये बड़ी बात है। हम सब काम करते हैं, हम सब किसी न किसी से जुड़ते हैं, और प्रेमचंद पर तो हजारों काम हुए हैं, विश्वविद्यालयों में भी, और जिन लोगों ने शोध नहीं किया उन लोगों ने भी लिखा है। लेकिन एक व्यक्ति एक प्रतिज्ञा करके, एक बहुत योजनाबद्ध ढंग से, बहुत मतलब हर तरह से अपना पूरा जीवन
एक रचनाकार को, एक चिंतक को समर्पित कर दे। इसके उदाहरण कम हैं, सिर्फ हिंदी में नहीं पूरी दुनिया में कम है। आदरणीय कमल किशोर गोयनका जी ने यह काम किया, कई बार विषम परिस्थितियों में किया, कई बार चोट सहते हुए भी किया। बहुत तरह की चीजें होती हैं। यह ज्ञान का जो मार्ग है बहुत कंटकाकीर्ण होता है। बहुत देर में जब बहुत सारी किताबें होती हैं, बहुत सारी सफलताएं होती हैं, तो जब लोग देखते हैं तो सिर्फ बहुत प्रकाश पक्ष दिखाई देता है, वह अंधेरा पक्ष नहीं दिखता जो उस व्यक्ति के जीवन में आया होता है जिसने वह साधना की होती है। तो कमल किशोर गोयनका ने उस अंधेरे पक्ष को भी पार किया, बहुत सारा वैचारिक संघर्ष भी किया है उन्होंने प्रेमचंद को लेकर, आज भी करते रहते हैं। और जैसा मैंने कहा कि प्रेमचंद के बारे में अगर कुछ भी आपको प्रामाणिकता के साथ चाहिए तो कमल किशोर गोयनका के वहां ही जाकर आपको मिलेगा। उन्होंने किया, इतना ही नहीं, एक भारतीय मन जिसको कहते हैं, प्रेमचंद में निरंतर उन्होंने उसको ढूंढने की कोशिश की। उनका यही विश्वास और मन उन्हें प्रवासी साहित्य की ओर भी ले गया। एक भारतीय मन जो भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को, जो एक महान परंपरा है, उसको ढूंढना चाहता है, यही चाह उनको प्रवासी साहित्य की ओर भी ले गई। और प्रेमचंद के अलावा उन्होंने प्रवासी साहित्य को लेकर भी बहुत गंभीर कार्य किया है। आज वो हमारे बीच हैं। कई गिनती करेंगे तो किताबों पर किताबें हैं, सिर्फ प्रेमचंद को लेकर 20 से अधिक किताबें हैं। प्रेमचंद की कहानियों का प्रामाणिक पाठ और सन के साथ उन्होंने उपस्थित किया, सारी संख्याएं सुनिश्चित की, उपन्यासों को किया, कब उर्दू में आया, कब हिंदी में आया, सब कुछ बहुत व्यवस्थित ढंग से उन्होंने किया। यानी कि प्रेमचंद को अगर समझना है, प्रेमचंद के बारे में कोई प्रामाणिक चीज आपको अर्जित करनी है, तो वो कमल किशोर गोयनका के बिना संभव नहीं है आज की तारीख में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आज आप प्रेमचंद पर बात करने के हम सबके साथ, हमारे साथियों के साथ, विद्यार्थियों के साथ आप यहाँ उपस्थित हैं। इन सबका सौभाग्य है जो लोग पहली बार आपको सुनेंगे, याद रखेंगे कि वो आपसे मिले थे, आपसे उन्होंने बात की थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत विशेष रूप से। और प्रेमचंद पर आरंभिक वक्तव्य तो बस शुरुआत करने का एक कहते हैं कि रस्म है, तो रस्म पूरी करनी होती है, वरना गोयनका जी हैं तो मैं क्या वक्तव्य दूं। प्रेमचंद के बिना हिंदी भाषा और साहित्य पर कोई बात नहीं हो सकती, कल्पना भी नहीं कर सकते आप। सिर्फ कथा साहित्य की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर आप हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो कुछ नाम जो जहन में आते हैं वो तुलसीदास से लेकर आज तक, उसमें एक प्रेमचंद भी है। 5-7 नाम अगर आपके जहन में आएंगे तो उसमें एक तुलसीदास भी है। और कथा साहित्य पर तो आप अनिवार्य रूप से कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रेमचंद एक अनिवार्य उपस्थिति है हिंदी समाज की, हिंदी जीवन की, हिंदी भाषा की, हिंदी साहित्य की, और इसके बाहर वो पूरे भारतीय जीवन की भी एक तरह से उपस्थिति है। प्रेमचंद ने भी आसान मार्ग छोड़कर कठिन मार्ग चुना था, जिस तरह गोयनका जी के बारे में मैं कह रहा था। वो चाहते तो जो पीछे की एक अय्यारी और तिलस्मी साहित्य की दुनिया थी उसको पकड़ सकते थे, ढेर सारा पैसा भी कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने भारतीय मन को पकड़ने की कोशिश की। उन लोगों के संघर्ष, किसानों को, मजदूरों को, स्त्रियों को, तमाम लोग जो जीवन व्यतीत कर रहे थे उस औपनिवेशिक काल में, उस गुलामी के काल में एक मुश्किल जीवन जी रहे थे, उनके दुख दर्द को समझने का काम शुरू किया प्रेमचंद ने। आसान रास्ता नहीं था ये मुश्किल रास्ता था, कंटकाकीर्ण था, लेकिन प्रेमचंद ने इस रास्ते को चुना। कम लोग इसका जिक्र करते हैं, कम लोग कहते हैं, हालांकि अमृत राय ने लिखा है, इसलिए इसको इस पर बहुत पर्दा डालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि बहुत सारे विचारकों के साथ, जिनमें महात्मा गांधी भी थे, प्रेमचंद प्रभावित थे। विवेकानंद का बहुत गहरा प्रभाव था उनके ऊपर। विवेकानंद प्रेमचंद की आत्मा के बहुत करीब थे। ये अमृत राय ने दर्ज किया है इसको, तो ये भी एक बड़ी बात है। और विवेकानंद की तरफ प्रेमचंद क्यों गए होंगे? निश्चित तौर पर वो एक ऐसा भारतीय समाज देखना चाहते थे जिसकी कल्पना हमारे आर्ष ग्रंथों में रही है। एक ऐसा समाज जो विश्व बंधुत्व सचमुच रखता है, जो सबके लिए बराबरी का भाव रखता है, जो सबसे प्रेम करता है।
तो निश्चित तौर पर प्रेमचंद का जो भारतीय मन था वो इसलिए इस ओर आया होगा और शायद विवेकानंद की ओर गया होगा। विपुल रचना संसार है। गोयनका जी ने तो अब कहानियों की संख्या सब कुछ तय कर दी है। हम लोग पढ़ते रहे, कहते रहे, लगभग 300 उतना आ भी गया है। कहानियां आई, उपन्यास आए, नाटक आए, चिंतन परक हजारों पृष्ठ का उनका गद्य है जो संपादकीय हैं, लेख हैं, निबंध हैं, और सब में प्रेमचंद की एक ही चिंता थी कि भारत कैसे स्वतंत्र होगा और स्वतंत्र भारत में जो लोग सचमुच यहाँ के लोग हैं, जो सचमुच वंचना का जीवन जीते रहे हैं, कष्ट का जीवन जीते रहे हैं, शोषित होते रहे, उनकी भागीदारी कैसे तय हुई, जो कि अभी हम देख रहे हैं वर्तमान में, इस सरकार में भी देख रहे हैं और लोकतंत्र की एक उपलब्धि की तरह देख रहे हैं कि सब कैसे एक समान प्रतिनिधित्व का मामला हो। ये प्रेमचंद की भी चिंता का मामला था। उनका पूरा साहित्य इसी के साथ निकल करके आता है। एक उज्जवल भारतीय मन मैं बार बार देखता हूं कि प्रेमचंद के वहां ये दिखता है। जब वो सामाजिक संरचना पर भी बात करते हैं तो वो उन लोगों से अलग हैं जो सिर्फ विभेद देखते हैं, जो सिर्फ भेद के बिंदु देखते। प्रेमचंद भेद के बिंदु देखते हैं, लेकिन वो इसलिए देखते हैं कि ये भेद मिटाए जाएं ताकि हम एक संश्लिष्ट सामाजिक भारतीय समाज जिसमें कहीं कोई विघटन न हो ऐसा बना सके, कर सके। तो आज गोयनका जी हम लोगों के बीच हैं। उनके उपन्यासों पर, उनकी कहानियों पर, उनके चिंतन पर, उनके जीवन पर बहुत सारी चीजें उनके पास हैं। सभी मित्र उनसे चर्चा करेंगे, उपस्थित रहेंगे। मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता। प्रेमचंद को याद करते हुए उनकी स्मृति को प्रणाम कर रहा हूं और सामने गोयनका जी हैं, इनको भी प्रणाम कर रहा हूं और ये मंच आपके हवाले। नमस्कार। सुशील जी, ऐसा है कि आप जो प्रतिभागी हैं उन प्रतिभागियों का नाम लेते जाएं और वो लोग सवाल सर से पूछेंगे और सर उसका जवाब देंगे। तो मैं सभी प्रतिभागियों से और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अपने कैमरे ऑन कर लें ताकि हम एक दूसरे को देख भी सकें, वरना आभासी बहुत ज्यादा आभासी हो जाता है। तो इसलिए आप लोग कैमरे को ऑन कर दें। और सुशील जी, आप अब शुरुआत करें। जी। जिन लोगों ने सवाल पूछना है, जिन लोगों को, वो गोयनका जी से सवाल पूछ सकते हैं। जी, मेरे से प्रश्न करने से पहले मैं सबसे पहले प्रोफेसर सत्यकांत जी का और इग्नू विश्वविद्यालय का मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे ऐसा अवसर दिया कि इतने विद्वानों के बीच में मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया है। वास्तव में मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि, और सबसे पहले दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं प्रोफेसर गोपाल राय जी को याद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो शोध कार्य आरंभ किया था प्रेमचंद, वास्तव में उसके बाद मैंने कार्य आरंभ किया है। मैंने उनका ये लेख पढ़ा था शोध कार्य से पहले कि प्रेमचंद के उपन्यासों की तिथियों को उन्होंने तय करने का तय किया था, और एक बड़ा लेख मैंने पढ़ा। उसके बाद आप समझिए कि मेरा कार्य शुरू होता है। तो मैं सबसे पहले अपने श्रद्धेय डॉक्टर गोपाल राय जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और अब उसके बाद आप जैसा चाहे कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। जी, शुरू करें। जी सर, हमने यह तय किया था कि हम संवाद के रूप में इस कार्यक्रम को रखेंगे। तो हम लोग अपनी अपनी जो जिज्ञासा है वो आदरणीय गोयनका जी से पूछेंगे और उनका समाधान हमें मिलेगा। तो मैं स्वयं से ही अपनी ही जिज्ञासा से शुरुआत कर देता हूँ। जी, धन्यवाद। आदरणीय गोयनका जी ने चूंकि प्रेमचंद के पूरे ही साहित्य का अध्ययन किया है, तो इनसे कोई अधिकारी व्यक्ति नहीं है मुझे लगता जिसे मैं यह प्रश्न पूछ सकता हूँ। सर, मेरी जिज्ञासा है कि प्रेमचंद स्वयं बनारस में रहते थे, बनारस के आसपास उनका पूरा जीवन बीता, और जिस समय वो बनारस में जी रहे थे, लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, उस समय बनारस क्रांतिकारी गतिविधियों का भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। सचिदानंद सान्याल का गढ़ था वो, वहीं से उन्होंने सारे काम किए। तो प्रेमचंद के जीवन पर और उनके साहित्य में आपको क्या लगता है कि ये जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था यह किस रूप में आया? और इसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या प्रेमचंद का साहित्य राष्ट्रवाद की सभी धाराओं को सामने रखता है? जी सर। असल में ये दो प्रश्न आपके हैं, तो पहला मैं कोशिश करता हूं कि पहले प्रश्न का आपका उत्तर दे सकूं।
सर लेफ्ट हो गए। मैं फोन करता हूं सर। नहीं नहीं, कोई नहीं, वो जुड़ जाएंगे वो, क्योंकि जब पोता पास में है तो कुछ ना कुछ करेगा वो। लगता है सर की आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या वहाँ नेटवर्क में? नहीं सर, वो लेफ्ट हो गए हैं, किसी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ओहो, उसी मोबाइल पर फोन हो सकता है आ गया होगा या कुछ हुआ होगा। हो सकता है सर। कहें तो मैं कॉल करूं, क्योंकि वो फोन तो दूसरा होगा उनका, वो तो अपने शायद बेटे के फोन से जुड़े हैं। हाँ देखिए, हाँ तब तक मैं जो प्रतिभागी हैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो उनके मन में जो जिज्ञासा है, जो प्रश्न है, वो रखें और हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। और बाद में जब गोयनका साहब आएंगे तो फिर इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अपने विद्यार्थियों से और अध्यापकों से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात कहें। डॉक्टर राजवंती। हाँ सर, प्रेमचंद की वही जिज्ञासा ही है सर मेरी भी, कि प्रेमचंद के उपन्यासों में भारतीय मूल्य और राष्ट्रवाद। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? चीजें सर आ गए हैं, सर आ गए हैं। हाँ सर आ गए, सर आ गए। जी ठीक। जी सर। हाँ देखिए मैं जो पहला आपका प्रश्न था कि बनारस आतंकवादियों का या क्रांतिकारियों का स्थान रहा, देखिए प्रेमचंद के जीवन में ऐसे कुछ प्रसंग मिलते हैं जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। 1908 में जब खुदीराम बोस को फांसी दी गई तो प्रेमचंद ने उनकी चित्र ला करके अपने घर पर लगाया था। और लेकिन इसके बाद आप ये देखिए, जैसे जैसे गांधी का प्रभाव प्रेमचंद पर शुरू होता है। आप समझिए, गांधी 1915 में जब भारत में प्रवेश करते हैं तो 1916 में ही गांधी प्रेमचंद जो है गांधी पर एक कमेंट कर लिखते हैं जो प्रकाशित होता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेमचंद गांधी के साथ जुड़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे वो क्रांतिकारियों से दूर होते चले जाते हैं। मतलब उनके मन में, मुझे लगता है उनका मन निश्चित रूप से एक विध्वंस करके स्वराज प्राप्त करने का भाव कहीं कहीं उनके मन में दिखाई देता है। लेकिन गांधी जो थे, गांधी की अहिंसा ने और असहयोग ने प्रेमचंद की पूरी चेतना को बदल दिया। और जहां तक जितना मैंने अध्ययन किया है, मेरा निष्कर्ष यह है कि अगर गांधी नहीं होते तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि प्रेमचंद क्रांतिकारियों के साथ होते। लेकिन गांधी की उपस्थिति ने पूरी मानसिकता को बदल दिया और उनको लगा, अच्छा उनको यह भी अनुभव हो चुका था कि चूंकि प्रथम विश्व युद्ध उन्होंने देख लिया था और प्रथम विश्व युद्ध का जो भयानकता थी वो उन्होंने देख लिया था कि पश्चिम जो है किस प्रकार से क्रूरता के साथ अपने विरोधियों का दमन कर सकता है। तो उनको लगा कि शायद गांधी का जो अहिंसा का रास्ता है वही स्वराज का रास्ता है। इसलिए मुझे लगता है कि आपके मन का जो भाव है वो निश्चित रूप से, एक जगह उन्होंने लिखा भी है कि यदि मेरे पास था, अगर मुझे मालूम होता कि विध्वंस से परिवर्तन हो सकता है तो मुझे विध्वंस में भी कोई ऐतराज नहीं था। तो ये जो 2-3 जगह उनका उल्लेख मिलता है। इसी तरह से रंगभूमि में अगर आप देखिए, वीरपाल सिंह को क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने चित्रित किया है। पूरा एक क्रांतिकारी है, वीरपाल सिंह का एक पूरा ग्रुप है जो क्रांतिकारियों के रूप में हमको दिखाई देता है। अच्छा, अब सवाल, जब भगत सिंह को फांसी हुई थी तो प्रेमचंद के मन में वेदना है कि भगत सिंह को फांसी हुई, लेकिन उसके विरोध में कोई टिप्पणी नहीं मिलती, सिवाय एक पत्र जरूर मिलता है जिसमें उन्होंने भगत सिंह की फांसी का उल्लेख किया है। लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की इस बात की जानने की कि भगत सिंह की फांसी पर प्रेमचंद का कोई मत क्यों नहीं मिलता, लेकिन वो नहीं मिला। तो मेरा अंत में निष्कर्ष मेरे मन में यही लगा कि गांधी के साथ चूंकि वो चल रहे थे और गांधी का रास्ता चूंकि अहिंसा का रास्ता था, इसलिए शायद प्रेमचंद उतने क्रांतिकारी नहीं हो पाए जितने कि वो हो सकते थे।
देखिए उनकी पत्नी भी आपको मालूम है कि जेल गई पैकेटिंग के अंदर 1930 के अंदर। तो उनकी पत्नी ने भी उस गांधी के रास्ते को ही किया। गांधी खुद कांग्रेस के दफ्तर में जाकर के वहां काम करते थे कांग्रेस पार्टी का। तो ये पूरी तौर से उन्होंने गांधी को अपना लिया था। इसलिए मुझे लगता है कि क्रांतिकारियों के साथ उनका जाना शायद उनकी पूरी मानसिकता में नहीं था। रहा आपका राष्ट्रवाद की बात, आपने राष्ट्रवाद का प्रश्न जरा दोबारा मुझे कहें तो मैं फिर आपका उसका उत्तर दूं। जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि स्वाधीनता आंदोलन में कई धाराएं थी और वो धाराएं समन्वित रूप से भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो क्या प्रेमचंद का जो जीवन तो आपने बताया ही, उनका जो साहित्य है, क्या वह राष्ट्रवाद की इन सभी धाराओं को व्यक्त कर पाया है या कुछ लैकिंग है उसमें? देखिए राष्ट्रवाद की जो धारा है जो प्रेमचंद के सामने थी वो एक भारतीय राष्ट्रवाद की धारा थी, वो यूरोपियन राष्ट्रवाद की धारा नहीं थी। क्योंकि यूरोपियन राष्ट्रवाद की धारा का परिणाम वो देख चुके थे। उन्होंने लिखा है कि यूरोप के लोग धन और प्रभुता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और उन्होंने कहा उनको ऐसे राष्ट्रवाद की उन्होंने अपनी टिप्पणियों में बड़ी आलोचना की। आप समझिए उन्होंने जापान की, पोलैंड की, इंग्लैंड की, इन कई देशों का नाम लेकर के इसका उल्लेख किया है। तो प्रेमचंद का जो राष्ट्रवाद है वो, देखिए एक और बात है जो प्रेमचंद के राष्ट्र को समझने के लिए हमें समझना बहुत जरूरी है। प्रेमचंद के सामने जो भारत था वो अनडिवाइडेड भारत था। उसमें कराची था, लाहौर था, रावलपिंडी था, रंगून था, श्रीलंका था। ये सारा जो सारा भौगोलिक स्थान था ये पूरा एक भारत राष्ट्र के रूप में था। तो प्रेमचंद इस पूरे राष्ट्र के लिए लिख रहे थे। आज जो वर्तमान राष्ट्र हमारा भारत, जो भारतवर्ष है, वो तो बहुत सीमित, बहुत संकुचित हो गया है। तो प्रेमचंद उस सारे राष्ट्रों के लिए अपनी बात कर रहे थे और उनके केंद्र में एक भारत की भौगोलिक और एक सांस्कृतिक जो चेतना थी वो उनके राष्ट्र के केंद्र में है। उनकी राष्ट्र की कल्पना ये थी कि भारत भूमि सुरक्षित रहे, भारत की परंपरागत जीवन मूल्य सुरक्षित रहे, और भारत का सबसे अंतिम व्यक्ति है वास्तव में उसी के लिए वो स्वराज चाहते। उन्होंने कहा कि स्वराज की मेरी कल्पना, मेरे राष्ट्र में स्वराज की कल्पना ये है कि वो हमारे समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जो सबसे गरीब किसान और मजदूर है, वो उसको स्वराज मिलना चाहिए। वो अमीरों का और शिक्षित लोगों का स्वराज नहीं चाहते थे। इसलिए उनके राष्ट्र की कल्पना ये है कि जिसमें राष्ट्र के अंदर अंतिम व्यक्ति तक, जो गांधी का भी दर्शन यही था, और ध्यान रखिए विवेकानंद का भी दर्शन यही था। इसलिए मुझे लगता है कि विवेकानंद, गांधी और प्रेमचंद इस मामले में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरी जिज्ञासा शांत हुई। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र जी को कि वो अपने प्रश्न पूछें। सर प्रणाम सर। जी नमस्कार। प्रेमचंद को यदि हम देखें तो अलग अलग संदर्भों में, जैसे अभी बात हुई कि वो सामाजिक चेतना एक अग्रदूत के रूप में भी उनको देखा जाता था। कहानीकार, उपन्यासकार, जीवनीकार, पत्र साहित्य में भी उनका काम है। साहित्य संबंधी भी मान्यताएं भी उनकी अलग अलग कोट की हैं। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने प्रारंभिक दौर पे कविताएं भी लिखी। तो आप प्रेमचंद को किस रूप में देखना चाहते हैं कि प्रेमचंद को इस रूप में जाना चाहिए? देखिए प्रेमचंद ने कई विधाओं में लिखा है, जैसा आपने कहा है। कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, संस्मरण है, जीवनी है, बाल साहित्य है, अनुवाद, बहुत कई विधाओं में लिखा है। लेकिन मुझे लगता है कि वो मूलतः कथाकार है। वो और इस कथाकार की जितनी भी संतानें हैं, मतलब कथा को अगर आप कथा कुल की बात करें तो वो उसकी कहानीकार भी है, उपन्यासकार भी है, लघु कथाकार भी है, और संस्मरण के अंदर भी वो किस्सा गोई की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रेमचंद को समझने के लिए हमें उनकी कथा चेतना को केंद्र में रखना आवश्यक है, एक बात। लेकिन सवाल यह है कि इस प्रेमचंद को समझने के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसकी प्राय अभी तक उपेक्षा होती रही है। मेरा यह कहना है कि जो प्रेमचंद का साहित्य दर्शन है, उस साहित्य दर्शन को समझना पहला बहुत जरूरी है। अगर आप प्रेमचंद के किसी भी रूप में समझना चाहते हैं तो उनके साहित्य दर्शन को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि साहित्य दर्शन को लेकर के जो उन्होंने की मान्यताएं हैं वो बिल्कुल मौलिक मान्यताएं हैं जो उस काल में किसी ने नहीं की थी। इसलिए मैं जब भी बात करता हूं तो पहले प्रेमचंद को समझने के लिए प्रेमचंद के विचारों को समझना आवश्यक है, फिर आप उनके साहित्य की ओर बढ़ सकते हैं। हुआ क्या है कि लोगों ने अपने विचारों को प्रेमचंद पर आरोपित करने की कोशिश की है, इसलिए वो सही दृष्टि से प्रेमचंद को समझने में सफल नहीं हो पाए। जी जी।
एक प्रश्न और है जी कि प्रेमचंद को दलित लेखन बहुत किया है, उसमें तमाम तरह के अंतर विरोध भी पाए जाते हैं। यही स्थिति नारी विषयक उनके जो लेखन है उसको लेकर भी कहा जा सकता है। उन पर आरोप यह भी है कि वो ब्राह्मणवाद पर बहुत उस तरह की तीखी टिप्पणी की है, जिसको लेकर तमाम तरह की आलोचनाएं, तमाम तरह के अंतर विरोध सामने आए हैं और आलोचकों ने उसको रेखांकित भी किया है। तो आपका क्या मानना है कि प्रेमचंद की दलित विषयक मान्यताएं हैं, नारी विषयक मान्यताएं हैं, या गांधी जी के उनके जो अंतर विरोध थे, या टैगोर के साथ जो अंतर विरोध थे, या शरद चंद्र चटर्जी ने कहा कि प्रेमचंद जी को केवल अपनी चिंता थी, अपने यश की चिंता थी, आप कहाँ तक इन आरोपों को देखिए मानते हैं? ऐसा है डॉक्टर साहब, कौन सा ऐसा व्यक्ति है संसार में जिसमें अंतर विरोध ना होते हो? बिना अंतर विरोध के कोई व्यक्ति जीवित रह ही नहीं सकता। हर आदमी के मैं भारतीय की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व के हर व्यक्ति के अंदर विरोध होता है। और जब लेखक अपनी कलम को संभालता है तो स्वाभाविक है वही व्यक्ति उसके सामने होता है, वही समाज उसके सामने होता है जिसमें अंतर विरोध होता है। तो लेखक की रचना का अंतर विरोध प्रेमचंद का अंतर विरोध मान लिया जाए, इस पर भी थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। अब मूल जो प्रश्न आपका है वो दलित चेतना पर है। मेरा ये कहना है कि प्रेमचंद की 40 कहानियां हैं जो दलित समाज पर लिखी गई हैं। आज तक इनकी चर्चा नहीं हुई। किसी को यही 2-3 कहानियों की चर्चा करते हैं, लेकिन वो 40 कहानियों में वो दलित पात्रों को सामने लाते हैं। और मैं आपको केवल 2 प्रमाण देता हूं जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो हिंदी साहित्य में पहले लेखक हैं जिन्होंने दलित चेतना को साहित्य में स्थापित किया। वो पहले लेखक हैं जो दलितों के हितों के लिए संघर्ष करते हुए हमको दिखाई देते हैं। वो पहले ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने पूरे समाज को बताया कि ये एक ऐसा वर्ग है जो लंबे समय से शोषण का शिकार हो रहा है, इसके हित के लिए हमें काम करना चाहिए। एक कहानी है घास वाली, अगर आपने पढ़ी हो, उसमें जो कैरेक्टर है वो दलित एक महिला है। जब एक ठाकुर उसका हाथ पकड़ लेता है तो वो उससे कहती है, ठाकुर तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया है, अगर मेरा पति तुम्हारी पत्नी का हाथ पकड़ लेगा तो तुम क्या करोगे? तुम तो उसका गला काट दोगे। तो क्या तुम समझते हो कि मेरा जो पति है वो बिल्कुल इस लायक नहीं है? आप समझो, वो जो दलित स्त्री है उस जमाने में वो पूरी ठाकुर को चुनौती देती है। दूसरा उदाहरण लीजिए गोदान से। गोदान में आपको मालूम है कि वो सिलिया जो तुम्हारे है, जो गोदान में जब दाता दीन का जो बेटा है उससे दलित स्त्री के संबंध होते हैं, तो उसका पूरा परिवार उसके पास आता है और वो ये कहता है कि तुम सिलिया से शादी कर लो। तो वो कहता है मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं शादी कैसे कर लूंगा? तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि तुम इस मेरी बेटी के साथ तुम सो तो सकते हो लेकिन शादी नहीं कर सकते। और वो मालूम है क्या करता है? वो एक हड्डी का टुकड़ा लेता है और उसके मुंह में डाल देता है। और जानते वो क्या कहता है? वो कहता है कि यदि तुम हमको ब्राह्मण नहीं बना सकते तो हम तुमको दलित बनाते हैं। आप मुझे बताइए, ऐसी चेतना, ऐसा विद्रोह, ऐसा परिवर्तन आपको किसी कहानीकार में दिखाई देता है? मैं चुनौती देता हूं कि आज के जो दलित लेखक हैं उन्होंने भी इतनी क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं दिखाया होगा। प्रेमचंद पर ये दलित जो चेतना है, अब ये भी आप ध्यान रखिए, लोग ये कहते हैं गांधी के आने के बाद शुरू होती है। गांधी तो 1915 में आते हैं। प्रेमचंद की 1911 में एक कहानी मिलती है दोनों तरफ से। वहां एक जमींदार ब्राह्मण दलित जो गांव है वो उसके अंतर्गत आता है, तो सारे दलित परिवारों को, सारी स्त्रियों को बुला करके वो घर में सम्मान करता है और उनके लिए बिना ब्याज के पैसा देने की बैंक खोल देता है। आप सोचिए, गांधी के आने से पहले 4 वर्ष पहले प्रेमचंद दलित चेतना की बात कर रहे थे। तो ये जो दलित चेतना है प्रेमचंद की, इस पर विवेकानंद का प्रभाव है। जो डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने बात कही थी वो वास्तव में सत्य है कि प्रेमचंद को समझने के लिए हमें स्वामी विवेकानंद की चेतना को समझना पड़ेगा। मैंने एक लेख लिखा था स्वामी विवेकानंद की दलित चेतना पर। आप देखिए स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं पुरोहितों से, ब्राह्मणों से, कि या तो इनको तुम ब्राह्मण बना लो वरना ये ऐसी फूंक मारेंगे कि तुम्हारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो आप जरा सोच के देखिए, प्रेमचंद को समझने के लिए या दलित चेतना को समझने के लिए प्रेमचंद को की दलित चेतना को सामने हमें रखना ही होगा। एक अंतिम प्रश्न है, रामविलास शर्मा का मानना है कि साहित्य स्वतः ही जो साहित्यकार है प्रगतिशील होता है, और प्रेमचंद ने चूंकि प्रगतिशील जो उसका अधिवेशन था प्रगतिशील साहित्य का लेखक संघ का, उसकी अध्यक्षता की थी
और तमाम तरह के उन पर कहा गया कि इस विचारधारा से प्रभावित है, उस विचारधारा से प्रभावित है, यद्यपि वो किसी विचारधारा के खूंटे में बंधे नहीं थे। आपकी क्या मान्यता है कि विचारधारा की दृष्टि से यदि प्रेमचंद का मूल्यांकन किया जाए तो आप किस रूप में उनका मूल्यांकन करना चाहिए? देखिए, आपने प्रगतिशील लेखक संघ का उल्लेख किया तो मैं उसी के माध्यम से आपको अपनी बात कहना चाहता हूँ। जिन लोगों ने यह प्रचारित किया कि प्रेमचंद का जो भाषण है वो प्रगतिशील लेखक संघ में दिया गया, जो पहला उनका भाषण है, उसी से हिंदी साहित्य में प्रगतिशील चेतना आरंभ होती है, अर्थात मार्क्सवाद की परिभाषा के अंतर्गत प्रगतिशीलता आरंभ होती है। मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने डॉक्टर नावर से, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई कि आप कृपा करके उस भाषण को तो पढ़िए, आप भाषण को तो पढ़ते नहीं है। लेकिन प्रगतिशील लेखक संघ के चूंकि अधिवेशन का अध्यक्षता उन्होंने कर दी, भाषण दे दिया, तो आपने उनको अपनी मार्क्सवादी चेतना का प्रस्तुता बता दिया। उसी में वो ये कहते हैं कि लेखक होता ही प्रगतिशील है, उसको प्रगतिशील कहने की आवश्यकता ही नहीं। इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे यह है कि प्रेमचंद उस जमाने में जो कम्युनिस्ट या मार्क्सवादी प्रगतिशीलता के माध्यम से अर्थ लेने की कोशिश कर रहे थे, प्रेमचंद उसी का खंडन करते हैं। और आपने रामविलास शर्मा की बात करी, रामविलास शर्मा की जो बात आपने कही है वो उनकी 1942 में जो पुस्तक प्रकाशित हुई है उसमें उन्होंने इस बात को लिखा है। उसके बाद जो उनकी पुस्तक आई है प्रेमचंद और उनका युग, उसमें उन्होंने सारे दर्शन को बदल दिया है। असल में मेरा व्याख्या यह है कि जो उनका मैनिफेस्टो है, जो प्रेमचंद के सामने रखा गया, उस मैनिफेस्टो में सांस्कृतिक उत्थान की बात कही गई है, उसमें स्वतंत्रता की बात कही गई है, उसमें सामाजिक जागृति की बात कही है। उसमें कहीं भी मार्क्स के कैपिटल का उल्लेख नहीं है, उसमें कहीं भी रूसी क्रांति का उल्लेख नहीं है, उसमें कहीं भी समाजवाद का उल्लेख नहीं है। तो लोग जो इस बात का प्रयोग करते हैं वो भ्रम है। वास्तव में हमारे प्रगतिशीलों ने प्रेमचंद को एक सीढ़ी बना करके उनका उपयोग किया और हिंदी साहित्य के अंदर प्रगतिशील चेतना का विकास और प्रचार किया। लेकिन अब वो सबको खुल चुका है। अब प्रेमचंद प्रगतिशील नहीं है, प्रेमचंद उनके अर्थ में प्रगतिशील नहीं है, प्रेमचंद अपने अर्थ में प्रगतिशील है कि हर लेखक आगे बढ़ता है, समाज को आगे बढ़ाता है और नई चेतना को उत्पन्न करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है आदरणीय नरेंद्र जी के प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। अब मैं डॉक्टर राजवंती जी से अनुरोध करता हूं कि अपने प्रश्न पूछें। नमस्ते सर। सुशील जी, मेरा भी एक प्रश्न है। जी सर, आपका भी प्रश्न लेंगे पक्का। जी सर, मेरी जिज्ञासा का विषय है कि प्रेमचंद के उपन्यासों में भारतीय मूल्यों को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, प्रेमचंद भारत के लेखक थे, भारतीय समाज के लेखक थे और सारा भारत उनके सामने था। और स्वाभाविक है कि आपको यह शायद मालूम होगा कि उन्होंने उर्दू में 18 पुराण पढ़े थे। उन्होंने उर्दू भाषा में रामायण महाभारत का पूरा अध्ययन किया था, पूरे पढ़ चुके थे। उसके बाद वो साहित्य की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो प्रेमचंद की जो अध्ययनशीलता है, पहले हमें ये जानना चाहिए कि प्रेमचंद का जो मानस बनता है वो उस पूरे साहित्य से बनता है जो परंपरा से उनको मिला था, यद्यपि उसका अध्ययन उन्होंने उर्दू के माध्यम से किया था और उन्होंने अंग्रेजी के माध्यम से किया था। तो जो भारतीय जीवन मूल्य है, ये क्या है? पहला मूल्य है परिवार। अगर आप परिवार को देखें, उनके सारे साहित्य की रचना में आपको परिवार मिलेगा। गोदान की कथा क्या है? होरी के परिवार की कहानी है ना। बड़े घर की बेटी क्या है? वहां भी बड़े परिवार की कहानी है ना। तो आप समझिए कि प्रेमचंद के जो जीवन मूल्य है वो वही मूल्य है जो भारतीय संस्कृति में सनातन मूल्य माने गए। जो धर्म की हमारी व्याख्या है 10 गुणों की, धर्म क्या है? क्षमा है, प्रेम है, दया है, करुणा है, सेवा है। ये सारे जो मूल्य हैं ये हमारे सनातन मूल्य हैं और इनकी सबकी आपको प्रेमचंद के साहित्य में उपलब्धि मिलेगी। उनकी कोई रचना ऐसी नहीं मिलेगी, प्राय बहुत मुश्किल से मिलेगी, है ऐसा तो नहीं है, 2-4 रचना ऐसी है, लेकिन कोई आपको रचना ऐसी नहीं मिलेगी जहां ये भारतीय मूल्यों का किसी ना किसी तरह से वहां स्पर्श न किया गया हो। तो ये मान के चलिए, मैं तो कहता हूं कि वो भारतीयता के लेखक थे। इसलिए भारतीयता के लेखक थे कि जो भारत की परंपरा से उनको जीवन मूल्य, उन्होंने बहुत साफ लिखा है कि साहित्य जो है वो सांस्कृतिक उत्थान करता है। तो ये सांस्कृतिक उत्थान क्या है? सांस्कृतिक उत्थान हमारे जीवन मूल्यों का ही उत्थान है। इसलिए मैं समझता हूँ जो आप सोच रही हैं, समझना चाहते हैं, वो सत्य है कि प्रेमचंद ने भारतीय मूल्यों की रक्षा की, उसके संवाहक बने
और अपने साहित्य में उनको प्रस्तुत किया। सर मेरी जिज्ञासा का एक और सवाल है सर मेरा, कि प्रेमचंद के उपन्यासों में राष्ट्रीय जो अवधारणा है वो किस प्रकार से दिखाई देती है? देखिए, प्रेमचंद के उपन्यासों में जो राष्ट्रीय भाव है वो, उसको आप ये समझिए कि जैसे रंगभूमि उपन्यास है। जी सर। उस रंगभूमि उपन्यास के अंदर वो एक अंग्रेज के द्वारा सिगरेट के कारखाने को स्थापित करने का विरोध करते हैं, और सारा आंदोलन जो है उसी पर टिका रहता है। अंत में जो सूरदास है वो पुलिस की गोली से मारा जाता है और शहीद हो जाता है। प्रेमचंद की जो राष्ट्रीयता है, जो राष्ट्रभाव है, वो उपन्यासों में सामाजिक चेतना के रूप में मिलेगा, धार्मिक एकता के रूप में मिलेगा आपको, अपने देश के प्रति प्रेम के रूप में मिलेगा आपको, और मनुष्य में एकता की स्थापित करने के लिए मिलेगा आपको। आप कर्मभूमि ले लीजिए, कर्मभूमि उपन्यास पूरे आंदोलन पर टिका हुआ है। प्रेमचंद, गांधी का जो आंदोलन था और गांधी के असहयोग आंदोलन और गांधी के आंदोलनों के साथ यदि आप प्रेमचंद का अध्ययन करेंगे तो आपको बराबर प्रेमचंद में एक राष्ट्रीय चेतना का विकास आपको मिलता चला जाएगा। और गोदान जो है, गोदान में क्या है? गोदान में घोरी अंत में मर जाता है और उसका जो वंश है वो भी समाप्त हो जाता है। सबसे बड़ा लोगों को गौर करना चाहिए कि होरी के मृत्यु के समय उसका गोदान उसकी पत्नी देती है, उसका बेटा नहीं देता। वह बेटा है ही नहीं, बेटा तो शहर का हो गया है। तो होरी के मरने के बाद उसका कृषि कुल भी समाप्त हो जाता है। तो प्रेमचंद की राष्ट्रीय चेतना में इस कृषि की रक्षा का भी संकल्प है। ध्यान रखिए आप, प्रेमचंद कृषि के बिना इस देश की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा था किसानों से, हे किसान भाइयों, गांधी जो है तुम्हारे सबसे प्रिय देवता है, तुम्हारी रक्षा करने के लिए आए हैं, इसलिए वो गांधी के साथ जुड़ जाते हैं। तो गांधी की जो राष्ट्रीय चेतना है बड़ी व्यापक है और उन व्यापकता से हमें समझने की आवश्यकता है। जी धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, मुझे लगता है राजवंती जी आपके प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। जी आदरणीय केडी प्रसाद जी, सर आप पूछें प्लीज। जी, बहुत सादर प्रणाम जी नमस्कार माननीय गोयनका साहब का। जी नमस्कार। मैं गोदान के परिप्रेक्ष्य में ही जब हम पढ़ते हैं और जब विचार करते हैं तब मुझे कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है कि यह जो औपनिवेशिक युग में किसानों की जो शोषण की गाथा ही नहीं है, ये सिर्फ यह समकालीन नव उपनिवेशवाद, भूमंडलीकरण की चुनौतियों और उसके विमर्शों का सामना करने की एक सच्ची और सीधी सी घटना मुझे लगती है। मेरा सिर्फ ये यहाँ पे जो जिज्ञासा है वो ये जानना चाहता हूँ माननीय गोयनका साहब से कि क्या आज का जो अमेरिकी साम्राज्यवाद आर्थिक नीतियां कहीं ना कहीं मुझे गोदान के अंदर दिखती है? क्या ये मेरी जो सोच है, ये जो मेरी जो समझ है इस गोदान को पढ़ने के बाद जो उपनिवेशवाद पे, नव उपनिवेशवाद, औपनिवेशिकवाद युग के बारे में और ये जो पूरे जो साम्राज्यवाद और आर्थिक नीतियों के बारे में, क्या मेरी समझ सही है? इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, मैं आपके इस विचार के सही और गलत कहने वाला तो मैं कोई भी नहीं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि प्रेमचंद को अभी भूमंडलीकरण से मत जोड़िए। ये भूमंडलीकरण का कंसेप्ट तो बहुत बात का है। लेकिन ये आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप जिस विचार से चाहें उसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और उसका विवेचन कीजिए। और मुझे खुशी होगी यदि आप इस पर लिखेंगे तो मैं उसको पढ़ना चाहूंगा और उसको समझना चाहूंगा। देखिए, गोदान जितना मैं समझ पाया हूं उसका शीर्षक ही आप क्या है, देखिए, गो, उसके बाद हाइफन है और दान। हमने इसको गोदान को एक साथ जोड़ दिया। एक तो पहली गलती तो हमने ये की, गोदान का जो पहला संस्करण मैंने प्रकाशित किया है उसमें लिखा है गो और डैश के बाद दान। प्रश्न है केवल, आप इस उपन्यास के केंद्र में कौन है? होरी राम। होरी राम कौन है? किसान। कैसा किसान है? हिंदू किसान है जिसकी आस्था गाय के प्रति है। और किसान, वह किसान जिसके पास गाय नहीं है वो किसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि गाय होगी तो उसके बच्चों के लिए दूध मिलेगा, गोबर मिलेगा, और गाय से उसको बैल मिलेगा। तो आप समझिए कि जो पूरी कहानी है वो उस किसान, होरी किसान के चारों तरफ घूमती है। अब सवाल ये है वो शहर की कहानी क्यों लाते हैं? वो शहर की कहानी इसलिए लाते हैं कि जब तक आप शहर को गांव के साथ नहीं जोड़ेंगे
गांव की समस्या पूरी तौर से सामने नहीं आती कि शहर के लोग गांव को मनोरंजन का साधन समझते हैं। वहां तो अस्तित्व का संकट है। आप समझिए कि होरी का जो सारा संघर्ष है वो प्रेमचंद ने लिखा है गोदान में कि 3 और 4 बीघा जो जमीन थी उसको वो किले की तरह से रक्षा करता था। ये उन्होंने लिखा है। मतलब होरी का पूरा संकट उसके किसान के रूप में अस्तित्व का संकट है, और किसान का संकट कृषि के अस्तित्व का संकट है। और कृषि का जो संकट है वो पश्चिम से आने वाली औद्योगिक सभ्यता के कारण से है, जिसको वो रंगभूमि में दिखा चुके हैं कि सूरदास अपनी भूमि को देने को तैयार नहीं है सिगरेट के कारखाने के लिए। यानी कि कारखाना सिगरेट का है, कारखाना किसी और ऐसी चीज का नहीं है जिससे मानव सभ्यता का कोई विकास होता हो या उसको सुविधा मिलती हो। तो मुझे जितना मैं समझ पाया हूँ, गोदान के केंद्र में पूरी भारतीय संस्कृति की कृषि संस्कृति केंद्र में है। इस कृषि संस्कृति का अस्तित्व रहेगा तो भारत रहेगा, और यदि होरी मरेगा तो पूरा भारत का जो चेतना है वो भी मर जाएगी। अब इसको आप भूमंडलीकरण से जोड़ना चाहें, नव पूंजीवाद से जोड़ना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रेमचंद के मन में भूमंडलीकरण की वो कल्पना नहीं थी जो आज हमारे सामने हमको दिखाई देती। धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर हर्षिता जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने प्रश्न पूछें, और मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि हमने प्रश्नों की जो सूची है उसको समाप्त कर लेते हैं। अन्य प्रश्नों को हम उसके बाद लेंगे, तो अब अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग तैयार रखें। जी हर्षिता जी। सर मेरे आपसे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि प्रेमचंद के कथा साहित्य में आप आदर्शवाद और यथार्थवाद को किस प्रकार देखते हैं। दूसरा सवाल है, पहले इसका मैं उत्तर दे दूं तो थोड़ा मुझे तो स्मरण भी थोड़ी मेरी आयु के साथ नहीं रहेगा। देखिए, प्रेमचंद का आपने अध्ययन किया है, आपको मालूम है उन्होंने क्या आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की बात कही। अर्थात अगर आप उनको, फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर विचारों को पढ़ें, उन्होंने नग्न यथार्थवाद का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि रचना कभी यथार्थवादी हो ही नहीं सकती। या एक लेखक एक समाज को देखता है, उसकी कल्पना करता है और उसके बाद वो उसकी रचना करता है। उनका जो आदर्शवाद है वो जीवन के अंत तक चलता है। जिन लोगों ने ये लिखा है कि 1930 के बाद उनका आदर्शवाद से मोह भंग हो गया था, मैंने उनके बारे में ये लिखा है कि उन्होंने प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ा ही नहीं। वो प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ें और तब बताएं कि वो उनका आदर्शवाद समाप्त हो जाता है। प्रेमचंद के लिए मैंने 4 शब्दों का एक तुलसीदास से उपयोग किया है, और मेरी शायद वही आपका सबसे बड़ा उत्तर होगा। तुलसीदास ने कहा है, मंगल भवन अमंगल हारी। ये ठीक प्रेमचंद पर, ठीक प्रेमचंद पर और हर उस लेखक पर टिकता है जो भारतीय चेतना के साथ जुड़ा रहता है। प्रेमचंद के साहित्य में जो अमंगल है वो यथार्थ है, और जो मंगल है वही आदर्श है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि प्रेमचंद मंगल के लिए अमंगल का उपयोग करते हैं। केवल अमंगल को दिखाने के लिए वो अमंगल का उपयोग नहीं करते। प्रेमचंद ने लिखा भी है, कई जगह लिखा है कि भाई जो असुंदर है उसका उपयोग मैं सुंदर के लिए करना चाहता हूँ। अगर मैं समाज में असुंदर कोई चीज दिखा रहा हूँ तो मेरा लक्ष्य केवल ये है कि मैं उसमें सुंदर के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्रेमचंद ने एक और वाक्य लिखा है, वो भी आपको बता देता हूँ। प्रेमचंद ने कहा कि मेरा साहित्य दर्पण ही नहीं है, वो दीपक भी है, और दीपक प्रकाश करता है। तो प्रेमचंद को समझने के लिए अगर आप उनको दर्पण समझना चाहते हैं, यथार्थ समझना चाहते हैं, तो उनको वो दीपक के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं। इसलिए आप, जो मेरा सोच है और मेरी क्या बहुत लोगों की सोच है, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने, हमारे वामपंथियों ने इस सोच को खत्म कर दिया। वास्तव में प्रेमचंद अपने उसी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के लेखक हैं और जीवन पर्यंत वही चलते हैं। जी हर्षिता जी, दूसरा प्रश्न आप अपना पूछें। प्रेमचंद के कथा साहित्य में मनोविज्ञान को कितनी जगह मिली है। हाँ, देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। ये बहुत ही, मुझे लगता है कि हम प्राय ये प्रश्न हमारे साहित्य में बहुत कम उठाया गया है, और मैं शायद पहला व्यक्ति था जिसने अपने शोध प्रबंध में जो 1972 में छपा था उसमें 150 पेज मैंने प्रेमचंद के मनोविज्ञान को दिए। और मुझे उस जमाने में डॉक्टर चंद्रकांत बांदी वाडेकर ने उसकी समीक्षा धैर्य में की थी, और उन्होंने ये लिखा था कि शायद पहली बार किसी ने प्रेमचंद के मनोविज्ञान को देखने की कोशिश की। प्रेमचंद ने ये लिखा है कि आज का युग ही मनोविज्ञान का युग है, पहली बात। दूसरी बात, लोगों ने ये लिखा कि प्रेमचंद में मनोविज्ञान जो है व्यवहारिक मनोविज्ञान,
वो फ्राइड का मनोविज्ञान नहीं है। उनको भी मैंने लिखा कि आपने पढ़ा ही नहीं प्रेमचंद को। आपने निर्मला उपन्यास पढ़ा? निर्मला उपन्यास पूरा फ्राइड पर लिखा गया है, टोटल। मैं आपको सेवा सदन से उल्लेख करता हूं, जो उनको 18 का उपन्यास है, जिसने उनको स्थापित किया उपन्यासकार के रूप में। उसमें मनोविश्लेषण की जो पद्धतियां हैं, 5 पद्धतियों को मैंने डिस्कवर किया और ये बताया कि जो फ्राइड का मनोविज्ञान है, जिसमें मन के विश्लेषण की पद्धतियां बताई गई हैं, उन पद्धतियों का उपयोग हुआ है। तो प्रेमचंद के सारी जिन पात्रों से आप जुड़ते हैं, उसका कारण ही मनोविज्ञान है। इसलिए प्रेमचंद को मैंने एक लेख लिखा था कि प्रेमचंद हिंदी के पहले मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। दुर्भाग्य है कि लोगों ने उस पर बहुत नोटिस नहीं लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो प्रोफेसर्स हैं और जो आलोचक हैं, वो कितना पढ़ते हैं और कितना समझने की कोशिश करते हैं, या कितना दूसरों के विचारों को सम्मान देते हैं। लेकिन ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और प्रेमचंद को समझने के लिए उनके मनोविज्ञान को समझना बहुत आवश्यक। निर्मला की सारी कहानी जो है वो काम के दमित के होने की कहानी है। आप निर्मला को एक बार फिर पढ़ लीजिए, आपको लगेगा प्रेमचंद कितना मनोविज्ञान का उपयोग कर रहे हैं और अचेतन का उपयोग कर रहे हैं, चेतन नहीं, अचेतन मन का उपयोग करते हैं, जो फ्राइड कहता है। जी धन्यवाद सर। हर्षिता जी के प्रश्नों का समाधान हो चुका है। अब मैं डॉक्टर रीता सिन्हा जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने प्रश्न पूछें। मुझे लगता है डॉक्टर रीता सिन्हा जी अभी उपस्थित नहीं है, तो उनका प्रश्न मैं ही पूछ लेता हूं ताकि चर्चा आगे बढ़े। उनके 2 प्रश्न थे। एक प्रश्न पे तो हमने चर्चा ऑलरेडी कर ली है। दूसरा जो प्रश्न था वो ये था कि प्रेमचंद क्या सही मायने में एक लोकतांत्रिक पत्रकार थे? आज की पत्रकारिता के संदर्भ में आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पत्रकारिता का जो उनका संबंध था, वो साहित्यकार भी थे और पत्रकार भी थे। तो पहले तो ये मान लीजिए कि उस जमाने में जितने पत्रकार होते थे, प्राय वो लेखक भी होते थे। आज का जो पत्रकार है वो लेखक नहीं है, केवल निश्चित रूप से पत्रकारिता करता है। तो दोनों का धर्म परिवर्तन हो गया। इसलिए प्रेमचंद अगर पत्रकारिता करते हैं तो उनका लेखक जो है वो कहीं ना कहीं उनका साथ देता है। इसलिए आज जिस तरह से पत्रकारिता हमको दिखाई देती है कि ऐसे ऐसे चीजें हमारे सामने आ रही है जो सत्य है ही नहीं, ऐसी ऐसी चीजें सामने आती है जो अत्यंत गोपनीय होती है। प्रेमचंद ऐसे पत्रकार नहीं थे। प्रेमचंद देखिए पत्रकार के रूप में सारे विश्व उनके सामने था। ये भी आपको मैं बताना चाहता। उनकी यदि आप संपादकीय टिप्पणी पढ़ें तो मैं रूस के स्टालिन पर उनकी टिप्पणी मिलती है, जापान पर मिलती है, पोलैंड पर मिलती है, अमेरिका में मिलती है, इंग्लैंड में मिलती है। तो सारा पत्रकारिता के रूप में वो सारा विश्व, वो आपको जानकर आशा होगा 3 या 4 अखबार वो रोज पढ़ते थे। उन अखबारों के माध्यम से वो अपने संपादकीय टिप्पणी लिखते थे। तो प्रेमचंद पत्रकार के रूप में भी भारतीय चेतना के ही पत्रकार हैं। किसी को आहत नहीं करते, किसी के प्रति झूठ नहीं बोलते, और पत्रकार के रूप में वो जो अपने समय के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनका अभिनंदन करते हैं, उनको बधाई देते हैं, उनके स्वर्गवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये सारे काम वो पत्रकार के रूप में करते हैं। मैं नहीं जानता आज का पत्रकार इसको करता है नहीं करता है, लेकिन आज के पत्रकार से प्रेमचंद की पत्रकार की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि आज का पत्रकार लेखक है ही नहीं। तो जब लेखक पत्रकार से मिलता है तो आप जानते हैं कि कैसा संगम होता है। गंगा यमुना का संगम है तो पवित्र ही होगा। जी धन्यवाद सर। डॉक्टर शंभुनाथ मिश्र जी, अब आप अपनी जिज्ञासा सामने रखें। सभी को नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार। मैंने जो सवाल नोट किए थे, भेजे थे, उसमें से अधिकांश के जवाब आपने सर पहले ही दे दिए हैं, और सुशील जी ने भी उसी पृष्ठभूमि के सवाल पूछे थे, लेकिन फिर भी मैं कुछ जो जिज्ञासा है मेरी वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरी एक जिज्ञासा यह है सर कि प्रेमचंद का जो रचनात्मक साहित्य है, रचनात्मक साहित्य में जो कहानियां और उपन्यास हैं उनमें हम स्वतंत्रता आंदोलन की विभिन्न छवियां देखते हैं, राष्ट्रीय चेतना संबंधी उनके विभिन्न दृष्टिकोण दिखाई देते हैं। लेकिन जो उनका कथेतर गद्य है, कथेतर गद्य में उनके राष्ट्रीय चेतना संबंधी जो विचार हैं वो किस रूप में अभिव्यक्त होते हैं? एक तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ, तो मुझे इसी का उत्तर देने दीजिए। जी, असल में ये प्रश्न आपका बहुत ही इसलिए महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को कभी किसी ने कोई पूछता नहीं इस प्रश्न के बारे में। मेरी अभी एक किताब आ रही है, प्रेमचंद संवेदना के नए धरातल। तो उसमें कथा के अतिरिक्त जो उनका सारा साहित्य वो मैंने संकलित कर दिया है। वो क्या साहित्य है? देखिए, उनका अनुवाद है, उनकी संपादकीय है,
उनके इंटरव्यूज हैं, उनकी पुस्तक समीक्षाएं हैं, उनकी यात्रा संस्मरण है, ये सारी चीजें उसमें मैंने संकलित कर दी। तो प्रेमचंद का आपको सब विधाओं में एक ही प्रेमचंद मिलेंगे, आपको दो प्रेमचंद कहीं नहीं मिलेंगे। और एक प्रेमचंद क्या है, जो भारत की, जो जिनके मन में भारत विद्यमान है, जिनके मन में भारत का कल्याण है, वो वही प्रेमचंद आपको सर्वत्र मिलेंगे। हाँ, एक जगह उनका अगर आपको याद हो कि एक बार प्रेमचंद ने प्रसाद की एक पुस्तक की समीक्षा में उनकी आलोचना कर दी थी। स्कंदगुप्त नाटक के प्रकाशन ने यह लिख दिया था कि आप गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या आवश्यकता है। तो अच्छा, प्रसाद और प्रेमचंद दोनों मित्र थे, दोनों सवेरे घूमने जाते थे एक ही बाग के अंदर। तो प्रेमचंद, प्रसाद की नाराजगी से जब प्रेमचंद को अनुभव हुआ तो बाद में प्रसाद ने तितली और कंकाल उपन्यास लिखा, अगर आपको याद होगा। तो प्रेमचंद की जो चेतना है, मतलब प्रेमचंद में जो एक आलोचक बैठा हुआ है, उस आलोचक ने प्रसाद तक को क्षमा नहीं किया, ये आप समझ के देखिए। लेकिन वो, उनका मन वही था कि भारत के अंदर में वो ये समझते थे कि इन पुरानी कथाओं से भारत का कल्याण नहीं होने जा रहा है, भारत का कल्याण भारत के समकालीन समय से होगा। इसलिए आप ये मान के चलिए कि प्रेमचंद हर विधा में आपको एक ही रूप में मिलेंगे। उन्हें रामचर्चा, राम की जीवनी लिखी कि लोगों को मालूम ही नहीं, वहां पर भी वो उसी दृष्टि से विचार करते हैं। तो प्रेमचंद की को अगर आप समग्र रूप से पढ़ते हैं तो आपको एक ही प्रेमचंद मिलेंगे और दूसरा प्रेमचंद आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरी दूसरी जिज्ञासा है सर कि प्रेमचंद अपने लेखन में बराबर एक जो स्वतंत्र भारत है उसकी परिकल्पना करते हैं, और वह परिकल्पना किस रूप में साकार हो पाई है? क्या स्वतंत्रोत्तर भारत जो है हमारे सामने आज, वह प्रेमचंद के स्वप्न का भारत है या उससे अलग है? देखिए, कहीं कुछ वहां तक हम पहुंच सके हैं? ऐसा है, मैं गांधी का उल्लेख करता हूँ। गांधी अंतिम समय के अंदर उन्होंने कहा था कि ये तो, जब भारत स्वतंत्र हो गया तो गांधी ने ये कहा था ये तो मेरा भारत, मेरा 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 भारत है ही नहीं, ये कौन सा भारत मुझको मिल गया है। और अगर प्रेमचंद जीवित रहते गांधी के समय तक तो प्रेमचंद भी यही कहते कि ये मेरा भारत नहीं है जो मैं चाहता था। आप जानते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि हिंदू और मुसलमानों की एकता के लिए गांधी ने कितना काम किया। प्रेमचंद के साहित्य में आपको यही एक एकता मिलेगी, लेकिन थोड़ा अंतर है। और गांधी और प्रेमचंद जो है हिंदू सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो मुस्लिम सांप्रदायिकता का भी उल्लेख करते हैं। गांधी के साथ थोड़ी भिन्नता हमको मिलेगी, लेकिन प्रेमचंद बराबर उस भारत की बात करते हैं जहां सारे समुदाय मिलकर के रहें। प्रेमचंद ने एक जगह लिखा है कि हिंदू हिंदू रहेगा, मुसलमान मुसलमान रहेगा, लेकिन भाई कम से कम एक दूसरे को समझने की कोशिश तो करो, एक दूसरे के निकट आने की कोशिश तो करो। और आपको ये और बता दूं कि जब पाकिस्तान का विचार सामने आया तो प्रेमचंद ने एक टिप्पणी लिखी थी, पाकिस्तान की नई उपज, आपने शायद नहीं पढ़ी होगी। उसमें उन्होंने इकबाल का नाम लेकर उल्लेख किया कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन नहीं हो सकता, और यदि ऐसा होता तो यूरोप के सारे देश जो ईसाई देश है वो एक क्यों नहीं हो गए। तो प्रेमचंद धर्म के आधार पर देश का विभाजन स्वीकार नहीं करते। गांधी ने भी पहले कहा था कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, लेकिन आपको मालूम है गांधी ने बाद में स्वीकार किया। लेकिन शायद प्रेमचंद निश्चित रूप से अपने जीवन में इस विभाजन को स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसलिए प्रेमचंद का जो भारत था वो स्वतंत्रता जब मिली, निश्चित रूप से वो भारत नहीं था, ना गांधी का था ना प्रेमचंद का था। बहुत आभार सर। आदरणीय रंजीता पांडा जी ने हैंड रेज किया है, तो अगर वो प्रश्न अपना पूछना चाहें तो अवश्य पूछें। धन्यवाद सुशील जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे कैमरा में कुछ प्रॉब्लम है जी। उपस्थित सभी विद्वानों को मेरी सादर प्रणाम। मेरी एक ही प्रश्न है गोयनका जी। जी। प्रेमचंद जी की साहित्य विचार और ओडिया साहित्यकार फकीरमोहन सेनापति जी की रचनात्मक साहित्य विश्लेषण में क्या समानता है? देखिए, मैं उनका साहित्य मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं इसका आपको कोई सटीक उत्तर देने में अक्षम पाता हूँ अपने आप को। मैं इसका कोई उचित उत्तर नहीं दे पाऊंगा और मैं सक्षम भी नहीं हूँ, और मैं आपसे क्षमा ही मांग सकता हूँ क्योंकि मैं उनका पूरा साहित्य मैंने देखा नहीं, और जब तक मैं पूरा साहित्य नहीं पढ़ूँ तब तक मैं किसी की तुलना नहीं कर सकता। अच्छा, धन्यवाद सर।
शेर सिंह मीणा जी, आप पूछिए। प्रणाम सर। जी नमस्कार। सर मैंने प्रेमचंद पे ही मैं काम कर रहा हूँ, तो उनको पढ़ते हुए जो मेरी जिज्ञासा है, आपसे 2 जिज्ञासा केवल है। जी। प्रेमचंद ने अपने लेखन में, जितना मैंने देखा है, कि ज्यादातर ग्रामीण संरचना का चित्रण किया है। हाँ। आज के गांव और प्रेमचंद के गांव में कितना अंतर आ गया है, इसके बारे में आप कैसे देखते हैं? भैया जीवन में अंतर आ गया भाई। अब आपके गांव के लोगों के हाथ में मोबाइल है, गांव के हाथ के लोगों को मोबाइल है, कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। लेकिन मनुष्य में उतना परिवर्तन नहीं आया। जीवन के साधनों में तो परिवर्तन आया है, लेकिन मनुष्य तो वही रहेगा भाई। मनुष्य में सुख दुख वही है, ईर्ष्या द्वेष घृणा प्रेम वात्सल्य सब वही है, तो मनुष्य तो नहीं बदलता। हाँ, आधुनिक जीवन में जो साधन दिए हैं उससे गांव में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। और शायद पहले गांव में जो प्रेम भाव था वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मतलब जो शहरों की स्वार्थपरता है वो गांव तक पहुंच रही है। मतलब गांव और शहर में आप बहुत बड़ा अंतर नहीं पाएंगे। केवल साधनों का थोड़ा अंतर है, जीवन का अंतर है। बहुत बड़े अस्पताल नहीं है, बहुत बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटीज नहीं है, लेकिन शहर की जो नवीनतम चीजें हैं वो अब गाँव तक पहुंच रही है। इसलिए आप दोनों गाँव की तुलना नहीं कर सकते। अब किसान के पास ट्रैक्टर है, वहाँ होरी के पास गाय तक नहीं थी। आप जरा सोच के देखिए, कहाँ ट्रैक्टर वाला किसान और गाय के लिए मरता हुआ किसान, दोनों जमीन आसमान का अंतर है। साधनों का बहुत अंतर है, लेकिन मुझे लगता है कि मनुष्य में उतना परिवर्तन नहीं आया और न कभी आएगा। मनुष्य हमेशा एक जैसा ही रहेगा। जी सर। सर मेरी दूसरी जिज्ञासा है, जब प्रेमचंद के साहित्य को हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि पुरुष पात्रों की तुलना में उनके जो स्त्री पात्र है वो ज्यादा प्रगतिशील नजर आते हैं। वो हर व्यवस्था या जो भी आडंबर है या जो परंपरा है उनका विरोध करते नजर आते हैं। इसको आप किस प्रकार देखते हैं? नहीं, ये आपकी जो बात है ना, उनके स्त्री पात्र जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है, आप ये कहना चाहते हैं ना? जी सर। जी सर। हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं। मेरा भी यही निष्कर्ष है कि जहाँ आप देखिए होरी में धनिया जो है वो धनिया होरी को पूरे काबू में रखती है। तो एक बार मेरी बेटी से मेरी बातचीत हुई। प्रेमचंद की पुत्री थी कमला देवी। तो जिन दिनों में 75-78 में काम कर रहा था उनसे मेरी मुलाकात हो गई। तो मैंने उनसे ये पूछा कि मैंने कहा भाई प्रेमचंद के समकालीन लेखों से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने ये बताया कि प्रेमचंद मतलब आपकी जो माँ थी शिवरानी देवी, वो आपके पिता पर अंकुश रखती थी। तो उन्होंने ये माना कि हाँ, मेरी माँ जो थी वो बहुत ज़बरदस्त थी और मेरे पिता को जो वो चाहती थी वही घर में होता था। और एक बार अमृत राय, उनके छोटे बेटे अमृत राय ने साहित्य अकेडमी में, शायद 1980-81 की बात होगी, एक गोष्ठी थी, मैं भी था उस गोष्ठी में। अजय भी थे, जयंत कुमार भी थे और अमृत राय भी थे और मैं भी था। तो अमृत राय ने मुझको जब देखा तब तक मेरे कुछ लेख आ चुके थे। तो उन्होंने कुछ सवाल मुझसे किए, तो मैंने तुरंत जाकर के उनको उत्तर दिया। उसके उत्तर में अमृत राय ने यह कहा कि मेरी माँ दारुण दम्भी थी, और इसी शीर्षक में समाचार छपा नवभारत टाइम्स में। तो प्रेमचंद की जो स्त्री पात्र है, शायद उनकी पत्नी के ताकत से वो शायद स्त्री पात्र ज्यादा बनते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन कोई निश्चित रूप में नहीं। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, उनके स्त्री पात्र ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा सेवा भाव रखते हैं, ज्यादा त्याग करते हैं। आप देखिए कोई वैश्या जो है वो छोड़ के चले जाए इसलिए पुरुष को कि तुम्हारा कल्याण इसी में है और तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारा अहित होगा, ऐसे पात्र उनके उसमें है। आप समझिए कोई स्त्री जो है, मतलब ऐसे स्त्री कैरेक्टर्स हैं उनके जो पुरुष को पीछे छोड़ देते हैं। और शायद इसका कारण ये भी हो कि उनकी पत्नी जेल गई थी पिकेटिंग करते हुए 2 महीने की, और जब जेल गई थी तो प्रेमचंद जेल में उनसे मिलने गए थे। मिलने के आने के बाद उन्होंने जयंत कुमार को एक पत्र लिखा था। उसमें लिखा था कि आज मैं अपनी पत्नी के सामने ही छोटा हो गया। मतलब अपनी पत्नी के सामने, स्त्री के सामने ही प्रेमचंद खुद अपने आप को कमजोर छोटा समझते थे। तो आप समझिए उसका प्रभाव अपने साहित्य पर तो होना ही। आदरणीय गोयनका जी ने हम सबकी जिज्ञासा का समाधान किया। अब कोई प्रश्न बाकी नहीं है, और मैं प्रणाम करता हूं सर आपको कि इतनी उम्र और के बावजूद आप अब तक इतने लंबे समय तक बोल रहे हैं। तो मैं आपको नमस्कार करता हूं कि इतना समय दिया आपने। और
हम लोगों की सारी जिज्ञासाओं का समाधान किया। लेकिन मुझको बहुत आनंद आया आपसे, मुझे बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा अवसर मिला कि मैं अपनी बात कह सकूं। जी जी, हम बहुत आभारी हैं। अब मैं आज के समाहार के लिए माननीय समकुलपति महोदय आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम जी को आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले मैं आदरणीय गोयनका जी को चरण स्पर्श करता हूँ। नहीं, नमस्कार यहीं से नमस्कार। निश्चित रूप से साहित्य को और आलोचना को आपने एक दिशा दी है, और जिस समय एक विचारधारा का बहुत बोलबाला था, उसमें भी आपने एकला चलो का प्रण लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो ये कहूँगा कि एक जो प्रबल धारा थी, मार्क्सवादी धारा, उसके खिलाफ आप चले। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था ऐसा किसी के लिए करना। एक तरफ नामवर जी थे और उनकी पूरी टोली थी, और जो बात वो कह देते थे वो हम सब के लिए एक लकीर बन जाती थी, और उसी की डुगडुगी सब लोग पीटते रहते थे। एकमात्र प्रोफेसर कमल किशोर गोयनका थे जिन्होंने प्रेमचंद के बारे में, साहित्य के बारे में अपना एक अलग नजरिया रखा, और उन्होंने हमें ये बताया कि प्रेमचंद या किसी भी साहित्यकार को पढ़ने के लिए सबसे प्रमुख बिंदु है, वह है भारतीय दृष्टि। भारतीय दृष्टि कहते ही एक कहा जाता था कि ये भारतीय दृष्टि की बात करता है, ये तो प्रगतिशील नहीं है, और ये पीछे की ओर लौटना चाहता है, और देश को भी पीछे की ओर लौटाना चाहता है। लेकिन आज जो विचार विमर्श हुआ, उस विचार विमर्श के दौरान गोयनका जी ने बहुत सारी बातें स्पष्ट की, और जिस तरह से मंगल भवन अमंगलहारी इसको साहित्य, आधुनिक साहित्य के साथ जोड़ा अलग संदर्भ में, वो बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यही हमारी भारतीय परंपरा है। प्रेमचंद को हम मार्क्सवादी दृष्टि से देखें कि गांधीवादी दृष्टि से देखें, कि हम विवेकानंद की दृष्टि से देखें, किसी भी दृष्टि से अगर हम प्रेमचंद को देखेंगे तो प्रेमचंद के साथ अन्याय करेंगे। प्रेमचंद की अपनी दृष्टि थी। एक बार गोयनका साहब मुझसे इंटरव्यू में एक प्रश्न पूछा गया जी। प्रोफेसर का इंटरव्यू दे रहा था, उस समय रीडर था। एक जो एक्सपर्ट थे वो मार्क्सवादी थे, दूसरे एक्सपर्ट गांधीवादी थे। एक ने पूछा मुझसे कि क्या प्रेमचंद मार्क्सवादी थे, तो मैं बड़ा संकोच में पड़ गया, क्योंकि मैं तो ये मानता नहीं था। मैंने कहा क्या कहूं, नहीं कहूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं करेंगे ये। तब तक ऐसा लगा कि प्रेमचंद ही मेरे समर्थन में आ गए। दूसरे जो व्यक्ति थे कहे कि नहीं मार्क्सवादी नहीं थे, वो गांधीवादी थे। मैंने कहा मैं बच गया, और मैंने बीच का रास्ता निकाला, दोनों को प्रसन्न कर दिया, क्योंकि इंटरव्यू दे रहा था सर उस समय। मैंने कहा कि प्रेमचंद बहुत बड़े मानवतावादी थे, और इस सवाल से वो दोनों लोग बहुत खुश हुए जो मार्क्सवादी। मैं बीच में टोक रहा हूँ, ध्यान रखिए, इसी कारण से मैं प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हुई मेरी, इसीलिए। तो थोड़ा मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे उस समय सूझ गया,
और मैंने बहुत वाद विवाद नहीं किया, मैंने कहा कि वे ठीक है। मानवतावादी थे, और यही बात उस समय भी मैंने कही हाँ ठीक है, ठीक है, कि किसी भी लेखक को आप किसी विचारधारा से, चाहे वो गांधी हो, ठीक है। चाहे वो मार्क्स हो, या चाहे वो विवेकानंद हो, आप उसे बांध नहीं सकते हो। बिल्कुल उसको ठीक है। है वो, उससे हम ये देखने की का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि उसने कहा क्या, कहानी के माध्यम से। और आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि प्रेमचंद एक है। कई सवाल आए कि प्रेमचंद के अंतर विरोध के बारे में सवाल आए, प्रेमचंद के स्त्री चित्रण के बारे में बात आई, प्रेमचंद के दलित चित्रण के बारे में बात आई, गांधी के राष्ट्रवाद के बारे में बात आई। प्रेमचंद अपने उपन्यासों और कहानियों और रचनाओं में एक भारत को खोज रहे थे वो, और खास तौर पर जिस तरह से भारत को बदलने का प्रयास किया जा रहा था उसके विरोध में वो खड़े थे। चाहे वो पश्चिमी सभ्यता हो, औद्योगिकरण हो, या फिर पश्चिम का अंधानुकरण, मुख्य रूप से वो उसका विरोध कर रहे थे। और अपने सभी उपन्यासों और सभी कहानियों में जो उन्होंने स्त्री पात्रों का चित्रण किया, गोयनका जी ने तो उनके मनोविज्ञान के बारे में कहा, और बिल्कुल सही कहा, हमने पढ़ा भी। तो उसमें यह है कि कई बार ऐसा लग सकता है कि एक तरफ मालती है और दूसरी तरफ धनिया है, और दोनों का चित्रण दो तरह से कर रहे हैं। तो ये एक बड़े लेखक की पहचान है कि मालती का भी एक कैरेक्टर खड़ा कर रहे हैं और धनिया का भी, और दोनों तरह के कैरेक्टर आपके समाज में है। एक पढ़ी लिखी डॉक्टर है, उसके अपने विचार है, धनिया के अपने विचार है। सर, एक बार मैं गांव गया था जी, और उसमें बाबूजी थे, तो एक महिला आई, वो हमारे खेत उनके पास थे, तो वो आई और मेरे पिताजी से वो बहुत ही आर्ग्यू करने लगी सभी बातों पर, भोजपुरी में, और मैं वहीं बैठा हुआ था पीछे। तो मुझे लगा ये तो धनिया है, वाह क्या बात है, ये तो नहीं डरती है, जो उसका मालिक है उससे भी नहीं डरती है। तो मैंने जनसत्ता में एक लेख लिखा कि आज मैंने धनिया को देखा है। क्या बात, क्या बात। वो धनिया ग्रामीण समाज से विलुप्त नहीं हुई, नहीं हुई। जो लोग गांव में रहते हैं, जो गांव को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि धनिया कहीं नहीं गई। अभी एक सवाल आया था कि उस समय का गांव और इस समय का, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मोबाइल आ गया और अच्छे कपड़े लत्ते आ गए, सुख संपत्ति आ गई, ट्रैक्टर आ गए, मनुष्य नहीं बदला है। मनुष्य तो वही है जो सर, मैंने विवेकी राय पर काम किया मैंने इधर, और यही देखा मैंने कि प्रेमचंद की विरासत को जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया है, ठीक कह रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने ये दिखाया है कि जो हमारे आजादी के बाद भी जिस तरह से पंचवर्षीय योजनाओं को चलाया गया, और वो विकास जो है वो गांव तक नहीं पहुंचा, तो मुझे लगा कि प्रेमचंद की आत्मा उसमें है। तो ये आपने सब बताया। जहां तक भारत, आपने बहुत सही कहा सर कि वो आज का जो भारत हमारे पास है वो उनके सामने नहीं था, उनके सामने संपूर्ण अखंड भारत था। और लेकिन एक चिंता उनको थी, जो चिंता बिल्कुल सही हो गई, गोविंद और जॉन वाली। जी हाँ, बिल्कुल आपकी वो चिंता, क्योंकि उनको ये लगता था कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं। अभी जॉन राज कर रहा है, कल गोविंद राज करेगा। वो आजादी के बाद बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने वो बात आ गई प्रेमचंद के बाद। और जहां तक प्रेमचंद, कभी कभी मैं सोचता हूं कि प्रेमचंद आज होते तो क्या करते, तो मुझे ये लगता है, मैं इसका जवाब अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूं, और लेकिन लगातार मैं सोचता रहता हूं कि प्रेमचंद अगर होते
तो गांधी की तरह ही वो दांडी यात्रा जरूर निकालते कि भाई तुम लोग सब साथ साथ रहो, छोटी छोटी बातों पर। जिस तरह से लोग आपस में लड़ रहे हैं, प्रेमचंद होते, गांधी होते तो निकल पड़ते सड़कों पर। कोई राजनीतिक यात्रा वो नहीं होती, वो सांस्कृतिक यात्रा होती। तो एक प्रेमचंद और गांधी जैसे लोगों की जरूरत है कि सांस्कृतिक यात्रा निकालें उनकी प्रेरणा को लेकर। ये अलग प्रसंग है, इस पर हम लोग कभी बात करेंगे। सर, मैं एक बार 2 वर्षों के लिए बल्गारिया गया था जी। तो मुझे वहां प्रेमचंद बहुत याद आए, क्योंकि जब आदमी अपना देश छोड़ के जाता है तो प्रेमचंद याद आते हैं। बिल्कुल। तो मैंने एक असाइनमेंट दिया सर वहां के विद्यार्थियों को हाँ। कि जाओ तुम अपने देश में से ढूंढ के लाओ प्रेमचंद जैसा एक लेखक जो किसानों के बारे में लिखता है। जी। अभी उस पर विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसका विषय नहीं है। वो हमारे विद्यार्थी ढूंढ के ले आए और फिर उसको मैंने पढ़ाया भी। उसका नाम था एलिन पेलिन। तो लेकिन एलिन पेलिन को प्रेमचंद के बारे में मालूम नहीं था, प्रेमचंद को एलिन पेलिन और दोनों समकालीन थे। बिल्कुल, क्या बात। लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है, प्रेमाश्रम में शायद बलगारी का जिक्र किया है उन्होंने किसान आंदोलन। वो बलराज की उक्ति है। जी, बलराज की उक्ति है। तो वो बल्गारिया को जानते थे लेकिन एलिन पेलिन को नहीं जानते थे। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि एक तरह से प्रेमचंद एक विश्व कथाकार के रूप में उभरते हैं। जहां जहां किसान का संघर्ष होगा वहां वहां प्रेमचंद होंगे। नाम बदल जाए वो दूसरी बात। मैं केवल एक जिज्ञासा मेरे मन में रह गई है, तो मैं गोविंद से ये कि प्रेमचंद के जो समकालीन साहित्यकार थे, प्रसाद के बारे में तो आपने कुछ जिक्र किया, लेकिन 2 व्यक्ति उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है उनके लेखन में भी और विचार के आवागमन में भी। वो है शिवपूजन सहाय और जैनेन्द्र। और कई बार प्रेमचंद और शिवपूजन सहाय के बारे में ये कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक थे। तो सर, इसके बारे में कुछ अगर हमारे बच्चों को बता सके आप तो। देखिए, ये जो आपने प्रश्न किया है शिवपूजन सहाय का, इसमें सबसे बड़ा जो तथ्य है वो ये है कि प्रेमचंद की जो उपन्यास है रंगभूमि, उसकी भाषा का संपादन शिवपूजन सहाय ने किया था। ये इतना बड़ा तथ्य है, इस पर रिसर्च आगे होनी चाहिए। मैंने बड़ी कोशिश की कि उनकी रंगभूमि की पांडुलिपि मुझे मिल जाए, लेकिन दुर्भाग्य से वो पांडुलिपि नहीं मिली, क्योंकि जहां से वो छपी थी दुलारी लाल भार्गव से, लखनऊ से, वो तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनके भाई से बहुत संपर्क किया, मैं गया भी, लेकिन मैं खोज नहीं पाया। मतलब प्रेमचंद ने धन्यवाद किया है शिवपूजन सहाय का इसके लिए। और उन्होंने जब रंगभूमि छपा तो पहली प्रति भेज करके उस पर हस्ताक्षर है प्रेमचंद के, जो शिवपूजन सहाय को भेजी गई थी, और वो प्रति उनके बेटे मंगल मूर्ति के पास में है। उसकी फोटो मेरे पास है, वो मैंने प्रकाशित की है। उसमें प्रेमचंद ने लिखा है कि जिस पुस्तक पर आपने इतनी मेहनत की है उसकी एक प्रति मैं आपको भेज रहा हूँ। तो शिवपूजन सहाय ने कहा जो भाषा का संस्कार किया प्रेमचंद का, वो भाई साहब दबा पड़ा है, उसको कौन देखेगा। लेकिन मैं नहीं जानता, मेरी अभी इतनी ना तो उम्र रह गई है और ना मेरी इतनी ताकत है। तो नई पीढ़ी को सामने आना चाहिए कि जो उनकी उर्दू में रंगभूमि है, उस उर्दू की रंगभूमि से हिंदी की रंगभूमि की जरा भाषा की अगर आप तुलना करें तो बहुत सी चीजें सामने आ सकती है कि उसमें शिवपूजन सहाय का क्या योगदान है। रहा जैनेन्द्र की बात, जैनेन्द्र को परख उपन्यास पर ही पहला उपन्यास मिल गया, मंगला प्रसाद पुरस्कार मिल गया था, जो बड़ा आश्चर्य की बात थी। और हुआ क्या कि प्रसाद और प्रेमचंद की पुस्तकें सामने थी, दोनों में द्वंद्व हो गया, तो वो पुरस्कार जैनेन्द्र को दे दिया गया। जैनेन्द्र उनके अंतिम समय तक भी उनके साथ थे, लेकिन जैनेन्द्र का रास्ता बिल्कुल अलग था। जैनेन्द्र ने कुछ अपनी सुनीता मतलब परख जो उपन्यास भेजी थी उनको प्रेमचंद पर, उन्होंने ये लिखा है चिट्ठी में कि मैं अपने उस्ताद
अपने समीक्षक, अपने गुरु और अपने समीक्षक को मैं इसका मूल्यांकन करने के लिए भेज रहा हूँ। तो प्रेमचंद ने उसकी समीक्षा भी की थी बाद में, और उनका पत्र व्यवहार भी हुआ, लेकिन उनके दो रास्ते थे अलग। देखिए, ये प्रेमचंद की खूबी थी कि उन्होंने जिनेंद्र को अपने साहित्य धारा से विपरीत होने के बाद भी अपने साथ जोड़ा। और एक और उसकी घटना जो मैं बताना चाहता हूँ, बड़ी लोगों को शायद मालूम नहीं है। प्रगतिशील लेखक संघ का जब उद्घाटन था लखनऊ में, तो प्रेमचंद के साथ जयेंद्र कुमार भी गए थे, और जयेंद्र कुमार की उम्र रही होगी करीब 30 साल की उम्र रही होगी उस जमाने में। तो प्रेमचंद ने उनसे कहा कि भाई इस मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर कर दो। तो जयेंद्र ने कहा कि भाई मेरे सामने तो ये पढ़ा ही नहीं गया, ना मैंने इसको देखा है, मैं इस पर हस्ताक्षर कैसे कर दूं? तो प्रेमचंद ने, अरे भाई छोड़ो इन बातों में क्या रखा है, तुम दस्तखत कर दो। साहब, जयेंद्र ने दस्तखत नहीं किए उस पर। उस मैनिफेस्टो पर जो प्रेमचंद ने दस्तखत किए थे उस पर जयेंद्र की दस्तखत नहीं है। तो जयेंद्र आरंभ से ही प्रेमचंद से अलग रास्ता बना रहे थे। उसके बावजूद वो अंतिम समय तक उनके साथ थे, उस रात्रि को उनके साथ थे। और ये भी आपको बता दूं कि कलम के सिपाही में अमृत राय ने प्रेमचंद के देहांत का समय सवेरे 7 और 8 बजे का दिया है, लेकिन उनके देहांत के 3 दिन के बाद जयेंद्र की एक चिट्ठी छपती है आज में, जो अखबार निकलता था इलाहाबाद से। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं सवेरे 8 बजे भागता हुआ डॉक्टर के पास गया, और जब 10:30 बजे डॉक्टर को लेकर के आया तब प्रेमचंद के प्राण निकले थे। तो वो पत्र भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रेमचंद की मृत्यु का सही समय जयेंद्र के पत्र से स्पष्ट होता है। तो आप समझिए कि ये प्रेमचंद की खूबी थी कि वो हर युवा से जुड़ जाते थे। आप जरा सोच के देखिए, प्रेमचंद के जमाने में कितने युवकों के उनके साथ संबंध थे। उन्होंने बच्चन की मधुशाला की आलोचना की, उन्होंने रामकुमार वर्मा की, महादेवी वर्मा से उनके संबंध थे, निराला से उनके संबंध थे, दुलारे वाजपेयी से उनका वाद विवाद। उस समय का कौन सा ऐसा लेखक नहीं मिलेगा जिसका संबंध प्रेमचंद से ना हो। और प्रेमचंद ने सबको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। मैं समझता हूं ऐसा दूसरा लेखक शायद हिंदी में अब तक पैदा नहीं हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता था कि ये बात आप हमारे साथियों और हमारे विद्यार्थियों को बताएं। एक किताब है इंद्र बसावड़ा की, घर की राह। उसकी भूमिका लिखी है, उसकी भूमिका प्रेमचंद ने लिखी। जी, भूमिका लिखा वो मेरी किताब में है। जी 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 जी। तो और जो छोटी सी उनकी भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और खास तौर पर आदरणीय गोयनका जी जो बात कह रहे थे कि दलितों के प्रति उनके मन में, क्योंकि वो पूरा का पूरा दलित अवलोकन दृष्टि से लिखा गया उपन्यास है, और उसमें एक बच्चा है जो उसी का जीवन है। और तो इसलिए प्रेमचंद को किसी एक नजर से तो देखा ही नहीं जा सकता है। प्रेमचंद को देखने के लिए कई जिंदगियां चाहिए। और कुछ लोग प्रेमचंद को परंपरा का अनुगामी केवल मान लेते हैं, लेकिन उनकी जो आधुनिक दृष्टि वो उन्हें महान बनाती है। परंपरा और आधुनिकता के बीच जो समन्वय है वो करते हैं, और परंपरा को तोड़ने का जो जोखिम उठाते हैं वो भी उनको एक साहसी लेखक बनाता है। इसमें डॉक्टर साहब एक कहानी का उल्लेख, आपने जो बात आधुनिकता की है, इसमें मैं एक दो बात कहना चाहता हूँ। उनकी एक कहानी है बालक। तो बालक कहानी में क्या होता है, एक व्यक्ति एक ऐसी स्त्री से शादी कर लेता है जो पहले से गर्भवती होती है, उसके बाद उसको बच्चा हो जाता है। तो एक दिन उस बच्चे को लेकर के वो बाजार में जा रहा, तो उसको पुराना मालिक उसको मिल जाता है। वो पूछता है ये किसका बच्चा है? उसने कहा आप ही का बच्चा है। मतलब उस जमाने में लोग अपने बच्चा कहने में संकोच करते थे। तो बोले नहीं, मेरा मतलब ये है कि बोले हाँ ये मेरा बच्चा है भाई। तो बोले तेरी शादी के हुए तो अभी 6 महीने हुए। तो वो क्या देखता है, वो क्या जवाब देता है, जरा सुनिए आप। बोला अगर पहले किसी ने खेत में पहले से बीज बोया हुआ था, और यदि मैं उस खेत को खरीद लेता हूं तो क्या वो फसल मेरी नहीं होगी? आप कल्पना करके देखिए जरा।
इस नैतिकता को समझिए आप। प्रेमचंद पूरी चुनौती देते हैं स्त्री की शुचिता को, और ये कहानी अद्भुत कहानी है। जब मैंने इसको प्रकाशित करी तो नवंवर सिंह ने मुझसे कहा, अरे ये कहानी प्रेमचंद ने लिखी है। मैंने कहा जी दुर्भाग्य यही है कि आपने पूरी कहानियां नहीं पढ़ी। प्रेमचंद की आधुनिकता समझिए कि एक स्त्री जो है वो कहती है जब मेरा पति जो है दूसरी स्त्रियों को लेकर पास जा सकता है तो मैं दूसरे पुरुषों के पास क्यों नहीं जा सकती। जरा सोच के देखिए, ये विचार उनकी एक स्त्री कैरेक्टर कहती है। तो प्रेमचंद की आधुनिकता को आप समझिए कि प्रेमचंद को इस आधुनिक परिवेश से समझने की भी सख्त जरूरत है, तब आप उनको पहचानेंगे कि प्रेमचंद की परंपरा में कैसे आधुनिकता का बीज अंकुरित हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये बड़ी अद्भुत कहानी है जो मैंने आपको बताई। और भी एक कहानी और भी है, मतलब जब वो बंबई से लौटते हैं तब बंबई का जो सारा जो पश्चिम का प्रभाव है वो 2-3 कहानियों में, जीवन की श्राप ऐसी कहानी है, मिस पद्मा भी ऐसी कहानी है। मिस पद्मा जो है एक कहानी बड़ी अद्भुत है। वो बिना विवाह के साथ में रहते हैं। आजकल जो रहने का फैशन चल रहा है ना कि शादी नहीं करेंगे साथ रहेंगे, तो उस क्या होता है कि वो दोनों पढ़े लिखे, एक डॉक्टर और एक प्रोफेसर है। तो जो लड़का है वो एक अपनी स्टूडेंट को लेकर के भाग जाता है, और ये जो स्त्री गर्भवती होती है इसका बच्चा हो जाता है। अब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद तो कोई है ही नहीं, इसका पति, इसका जो प्रेमी है वो भी चला जाता है। तो वो भाई साहब बंगले में खड़ी हुई है, अपने मकान के बंगले में बच्चे को लेकर खड़ी हुई है और दुखी है। कहानी का अंत होता है कि सड़क पर एक अंग्रेज दंपति बग्गी में अपने बच्चे को बैठाते हुए ले जा रहे हैं और कहानी खत्म हो जाती है। यह है मिस पद्मा। मतलब आप समझिए कि जो लिव इन रिलेशनशिप की कहानी है वो प्रेमचंद पहली बार लिखते हैं। इस आधुनिकता को आप कोई ना तो पढ़ना चाहता है ना समझना चाहता है। यह बड़ी अद्भुत कहानी जो मैंने आपको बताई, मिस पद्मा और बालक कहानी देखिए, जीवन का श्राप, ये 3 कहानी ऐसी है जो प्रेमचंद की पूरी आधुनिकता, आज की आधुनिकता को स्पष्ट कर देता है। तो प्रेमचंद को समझने के लिए ये भी, इन कहानियों को भी समझना, इन कहानियों से गुजरना बहुत जरूरी है। यदि मैं कहूं कि यदि प्रेमचंद को मुकम्मल रूप से जाना है और गहराई से पढ़ा है तो उनका नाम है डॉक्टर कमल किशोर गोयल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हम लोगों ने उनसे बहुत सीखा है और लगातार मेरे तो बहुत पुराने संपर्क और संबंध रहे हैं जिसका जिक्र आरंभ में गोयनका साहब ने किया, और उनका आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पर बना रहता है। तो मेरे पास धन्यवाद देने के लिए कोई शब्द नहीं है। और मैं देख रहा हूं कि हमारे साथी समकुलपति प्रोफेसर आरपी दास जी भी बहुत ही मग्न होकर इस बात को सुन रहे हैं। और अभी क्षमान 8 गुंठ की बात उठी थी, रंजिता पांडा जी उड़ीसा के रहने वाली हैं, इसलिए उनके मन में ये उत्कंठा उठी थी। मैंने क्षमान 8 गुंठ पढ़ी है, वो उपन्यास पढ़ा है मैंने, और दोनों में लगाव तो है। प्रेमचंद और क्षमान 8 गुंठ के लेखक में एक समानता तो है, वो ये है जमीन से जुड़ी हुई चेतना। और बहुत सारे हैं उपन्यासकार जिन पर हम बात करेंगे। फकीर मोहन सेनापति ने उड़िया ग्रामीण संस्कृति, और वो ग्रामीण संस्कृति प्रेमचंद के ग्रामीण संस्कृति से अलग नहीं है, क्योंकि वो किसानों का शोषण है और उसकी जमीन है और उस जमीन के लिए जद्दोजहद है, संघर्ष है। तो और गणदेवता में भी वही सारे शंकर बंदोपाध्याय के गणदेवता में भी बहुत। तो उस समय जो साहित्य रचा हुआ था जिसके केंद्र में प्रेमचंद थे, तो पूरे भारत में वो साहित्य रचा जा रहा था। यही भारतीय साहित्य की एक विशेषता है कि जो औपनिवेशिक विरोध है, वो औपनिवेशिक विरोध अपनी भारतीय संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए हमारे लेखक कर रहे थे, चाहे वो प्रेमचंद हो, चाहे ताराशंकर बंदोपाध्याय हो, चाहे फकीर मोहन सेनापति।
तो ये एक संस्कार है भारत का, और इस संस्कार को हमें समझना जरूरी है इन लेखकों को समझने के लिए। तो मैं ये जानता हूं कि ये जो आज का सत्र है और 51वां ये सत्र है हमारा, और जैसा कि डॉक्टर सुशील तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जो हम लोग ये अभियान हमने चलाया है, प्रण हमने लिया है, जो यज्ञ की ज्योति प्रज्वलित की है, जिसमें बड़े बड़े विद्वान आकर संविधा डाल रहे हैं, उसको हमें 75वें पायदान तक ले जाना है। और निश्चित रूप से गोयनका जी जैसे बड़े बड़े विद्वान ऑनलाइन से अभी जुड़ रहे हैं। एक हमने पिछली बार जो 50वां व्याख्यान था वो आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान जी ने एक अनेकांत पर भाषण दिया था, और हम प्रेमचंद में भी वो अनेकांत खोज सकते हैं, और उसका मैंने अनुवाद किया था विरुद्धों का सामंजस्य। तो विरुद्धों का सामंजस्य प्रेमचंद ने भी किया, और पूरे हमारे वेद से लेके उपनिषद से लेके ब्राह्मण से लेके सब में, और आज का जो साहित्य लिखा जा रहा है विरुद्धों का सामंजस्य, जीवन ही हमारा विरुद्धों का सामंजस्य होता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कमल किशोर गोयनका जी को, अपने समकुलपति साथी राजेंद्र प्रसाद दास जी को, और अपने सभी साथियों को जो ये ऑनलाइन में हम लोग लगभग 1-1.5-2 महीने बाद हम लोग जुड़े हैं, और आप लोग बहुत अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। तो अब ये जारी रहेगा, और ऑनलाइन करने का फायदा ये होता है कि हमारे जितने भी क्षेत्रीय केंद्र हैं उस क्षेत्रीय केंद्र के लोग जुड़ जाते हैं। मनोरमा जी लगातार जुड़ी रहती हैं, और बाकी आरसी कोलकाता भी है, और मोतीराम जी भी बहुत रेगुलर है, और हमेशा वो जुड़े रहते हैं। हमारे अभिलाष नायक जी और भी कई लोग इससे जुड़े रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सभी साथी, क्योंकि अगर ऑफलाइन कर लेंगे तो ये हमारे साथी कहाँ से जुड़ पाएंगे। तो इसलिए मैं सबको साधुवाद देता हूँ कि आप इस संकल्प यात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं, और जैसे गांधी जी अकेले चले थे और पूरा धर्मा जुड़ गया था, वैसे ही हम लोग साथ साथ चल रहे हैं। तो मैं अब सुशील तिवारी जी से अनुरोध करता हूं कि आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को अंतिम चरण तक ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अत्यंत ही महत्वपूर्ण इस समाहार के लिए। अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, धन्यवाद ज्ञापन मुझे करना है। प्रेमचंद जी ने एक बात कहीं लिखी थी जिसको लोग कोट करते हैं, मैं एक मजदूर हूं, जिस दिन कुछ लिख न लूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं। और मुझे लगता है कि आदरणीय गोयनका जी ने जब प्रेमचंद जी का अध्ययन करना शुरू किया तो उन्होंने इसी कोटेशन को ध्यान में रखते हुए लगातार प्रेमचंद जी का अध्ययन किया। और ठीक बात आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम सर ने भी कही और आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने भी कही कि आदरणीय गोयनका जी के बिना प्रेमचंद का मुकम्मल अध्ययन संभव नहीं है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर कि आप हमारे बुलाने पे आए, और आए ही नहीं, हमने आपसे जितना समय मांगा था उससे अधिक समय आपने हमें दिया। तो इसके लिए हम आपके आभारी भी हैं, और मैं आपको अभिनंदन करता हूं। मैं अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय आदरणीय प्रोफेसर नागेश्वर जी राव को भी धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उन्हीं की प्रेरणा से हम लगातार यह कार्यक्रम आयोजित कर पा रहे हैं। अपने विश्वविद्यालय के माननीय समकुलपति और स्वाधीनता संग्राम तथा प्रवासी अध्ययन केंद्र के निदेशक आदरणीय प्रोफेसर सत्यकाम जी को भी मैं नमस्कार करता हूं, उनको भी धन्यवाद देता हूं। उनकी कुशल प्रेरणा से ही और उनके कुशल निर्देशन में हम लोग लगातार यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और उनका प्रोएक्टिव अप्रोच हमेशा ही हम लोगों को उत्साहित करता है। मैं अपने अन्य माननीय समकुलपतियों को भी नमस्कार करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। हमेशा ही उनका सहयोग और प्रोत्साहन हमें मिलता है। और आज स्वागत वक्तव्य और प्रारंभिक वक्तव्य जो आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी ने हमें दिया, वह भी बहुत महत्वपूर्ण था प्रेमचंद को समझने के लिए। सर का अपार प्रेम, अगाध स्नेह और सहयोग हमेशा हम लोगों को मिलता है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, उनको नमस्कार करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं।
और विश्वविद्यालय के अन्य सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं। विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों के जो निदेशक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। अपनी तकनीकी टीम को भी धन्यवाद देता हूं, जिनकी मदद के बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं हो सकता था। और इस आशा के साथ कि इतने दिनों बाद हम प्रत्यक्ष रूप से 50वें व्याख्यान में जुड़े थे और उसके बाद फिर हमने आभासी माध्यम से शुरू किया है, तो अब हम सब लगातार इसी तरह से जुड़ते रहेंगे और बीच में कोई प्रत्यक्ष कार्यक्रम अगर होगा तो उसकी भी सूचना आप सब तक पहुंचेगी। अन्य भी कार्यक्रम जो आयोजित होंगे उसकी सूचना आप लोगों को समय समय पर मिलती ही है। तो मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अब अपनी परिपाटी के अनुसार हम हमेशा ही अपने कार्यक्रम का अंत राष्ट्रगान से करते हैं। तो मैं संजय जी से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रगान का संचालन करें और आप सबसे अनुरोध है